एसपीआर 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक अहम मुद्दे के साथ फिर लौट आई हूं अपने खास प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के। तमाम मुद्दे हम आपके सामने जो है लेकर के आते रहे हैं और उन तमाम मुद्दों के ऊपर अहम बिंदुओं पर जो चर्चा होती है वो हम अपने खास प्रोग्राम के दौरान करते हैं। और आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा सुन करके आपके भी होश उड़ेंगे, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में इस समय है जो पहले की तरह ऑटो नहीं चलाता है, अब वो पूरा महाराष्ट्र चला रहा है। महाराष्ट्र की गति किस तरीके से बढ़ेगी और कब कम होगी ये ऑटो से भी ज़्यादा संजीदे रूप से एकनाथ शिंदे जो है वो समझ रहे हैं। लेकिन उन्हीं के उस समझ के ऊपर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतने अच्छे से ऑटो भी चला लेते थे और इतने ही अच्छे से अभी महाराष्ट्र भी चला रहे हैं और वहीं पर बीजेपी को भी दाएं बाएं घुमाने का काम बड़े प्यार से कर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जब 9 मंत्री यहाँ पर बीजेपी खेमे से लेने थे और 9 मंत्री अपने खेमे से उठाने थे, तो 9 मंत्री तो बांट लिए, लेकिन उस 18 मंत्रियों के बीच में जब पदों का बंटवारा हुआ तो आखिरकार क्यों उन पदों में जो भारी पद थे, जो वैल्यूएबल पद थे और सबसे अहम माने जाते थे, वो बीजेपी खेमे में चला गया और जो पद उतने महत्वपूर्ण नहीं थे वो आ गए शिंदे गुट में। और इसके लिए शिंदे आखिरकार राजी कैसे हुए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या अब ऑटो चलाना और महाराष्ट्र की राजनीति चलाना शिंदे के बस की बात नहीं रही, या फिर शिंदे तो करना चाहते थे धमाल लेकिन बीजेपी ने बवाल मचा दिया? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तमाम मुद्दे हमने आपके सामने रख दिए हैं, तमाम मुद्दे आप भी सुन रहे थे अभी कि आखिरकार कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे ने अपनी एंट्री अलग तरीके से की है और उस एंट्री में अलग जायका भी लगाने का काम करते हैं। लेकिन अब इसका जो टेस्ट है वो बदलता जा रहा है। बीते दिन देखा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे का दबदबा है, बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, 18 मंत्रियों को जब जगह मिलती है और जब उनकी तुलना की जाती है तो बीजेपी का पलड़ा भारी और शिंदे का पलड़ा हल्का। आखिरकार क्यों? देखिए, जहाँ तक सरकार गठन के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये चाह रही थी कि कम से कम सीएम पद देने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को जो है वो तवज्जो मिलनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के लगातार देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को लेकर के बजिद थे कि उनके पास गृह मंत्रालय समेत जो है वित्त मंत्रालय वो होने चाहिए ताकि सरकार में वो खुल करके काम कर सके। खास करके अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात की जाए तो वो आर्थिक राजधानी के तौर पर देखी जाती है और वहाँ पर अगर सरकार में किसी फर्द के पास वित्त मंत्रालय जैसा अहम पद होता है तो फिर वो सरकार में मुख्यमंत्री जैसी ही ताकत के साथ काम कर पाता है। और इसी बात को लेकर के देवेंद्र फडणवीस लगातार रणनीति तो बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस रणनीति में पार्टी हाई कमान की तरफ से नाराजगी का सामना करना पड़ा और पार्टी ने उनकी इस बात को लेकर के मुहर नहीं लगाई। जी बिल्कुल, पार्टी ने उनकी बात सुनने के बाद भी मुहर नहीं लगाई। आपके सामने आया ये जवाब, आपको ये जवाब कितना प्रिय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अबरार, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चुनौती इस वक्त शिंदे अपने सामने देख रहे हैं, क्या उस चुनौती से उभरने के लिए नीतीश का रास्ता अपनाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार चुनौती तो है एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि वो तमाम विधायक जो है उनके साथ जो बगावत कर उनके साथ शामिल है अभी भी इस वक्त, उनको नाराज़ नहीं करना है। उनको अगर नाराज़गी उनकी खुल कर के सामने आती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो फिर उनकी कुर्सी पर ख़तरा जो वो मंडराने लगेगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव है वो उन पर है ही है, क्योंकि सीएम पद जो उन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सिर पर जो है सारी जिम्मेदारियों का ठीकरा फोड़ने का जो भी एक तरीके से कहीं मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। क्योंकि अगर किसी तरीके से भी महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में कोई आपदा आती है और उसमें विफल रह जाते हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी है और इस लिहाज से देखा जाए तो उनसे गलतियां हो सकती है। और देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं इस गलती को एक तरीके से मौके को गनीमत समझ करके इस पर बयानबाजी करने से कहीं भी कतराते नजर नहीं आएंगे।
चाहेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कतई ये नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में खास करके जो 24 में चुनाव है और इससे पहले जो मध्यावधि चुनाव है उसको लेकर के वो नहीं चाहेंगे कि एनडीए के चेहरे के तौर पर एकनाथ शिंदे अपनी परफॉर्मेंस को देख करके अपनी दावेदारी जो है वो मजबूत करे और एनडीए में देवेंद्र फडणवीस की जो एक तरीके से अभी मजबूत स्थिति है उसको झटका लगे। और बीजेपी भी एकनाथ शिंदे को अगर इस तरीके से लगातार बड़ा एक तरीके से तवज्जो देगी, तरजीह देगी, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का मन जो है वो छोटा होगा और फिर पार्टी में नेता जो है वो बिखरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, पार्टी में नेता जो है वो बिखरने शुरू हो जाएंगे और इन नेताओं की मोतियों को आखिरकार कौन पिरो के रखेगा उस पर भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल एकनाथ शिंदे को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अलग अलग गलियों का रुख कर रहे हैं, अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तरीकों से तो ये साफ जाहिर है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की भूमिका एकनाथ शिंदे निभा सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की भूमिका से तो नीतीश कुमार बच गए, वरना उनकी भी सत्ता खतरे में थी। लेकिन दूसरी तरफ देखा ये गया कि जो बागी तेवर यहाँ पर एकनाथ शिंदे दिखा रही हैं, वो बागी तेवर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मिलता जुलता जरूर है। तो भविष्य में पीएम मोदी को और पूरी बीजेपी पार्टी को एक और बड़े सदमे का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल देखना यही होगा कि इस बड़े सदमे से आखिरकार बीजेपी उभरती कैसे है। यहाँ पर महाराष्ट्र की गणित की अगर बात कर ले तो उद्धव ठाकरे आखिरकार काफी चुप दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर शिवसेना की कमान संभालना चाहते एकनाथ शिंदे। मौका मिला था अभी कि एक बार वार करते तो शायद शिवसेना की कमान उनके हाथ में आ जाती। फिलहाल देखा अभी यही जा रहा है कि बीजेपी के साथ तलखियां बढ़ सकती है शिंदे की, तो क्या ठाकरे के साथ मिलकर के शिवसेना की कमान दोनों भाईचारे में निभाएंगे। अब बिल्कुल, राज ठाकरे की अगर बात की जाए तो राज ठाकरे जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की थी और मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता भी दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक उस बात पर किसी तरीके का जवाब जो है उनको नहीं दिया है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाले दिनों में वो शिवसेना पार्टी में शामिल होकर के शिवसेना पार्टी को एक नई ताकत जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब से उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी, जब वो बाला साहब ठाकरे की एक तरफ बैठा करते थे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, अगर उस समय को याद किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में शिवसेना काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आया करती थी। और अब ऐसा लग रहा है कि फिर से राज ठाकरे अगर शिवसेना में शामिल होते हैं और दोनों एक तरीके से कहेंगे ठाकरे परिवार की एक पार्टी हो जाएगी और सब मिल करके शिवसेना पार्टी को फिर से महाराष्ट्र में उसी पोजीशन में लाने के लिए और सत्ता में दोबारा से आने के लिए जो मेहनत है वो करेंगे, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनता और उनके इस सपने को पूरा भी कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरीके से कहें मराठा समाज की राजनीति जो है वो काफ़ी चरम पर की जाती है और उस राजनीति पर जो सबसे ज़्यादा दबदबा है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का ही है। बिल्कुल, यहाँ पर ठाकरे की पार्टी का जो है दबदबा वो अभी भी बरकरार है, लेकिन शिंदे की चाल कब किस करवट बदलेगी वो किसी को नहीं पता है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आने वाले दिनों में बीजेपी को ही भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल शिंदे क्या बड़े ऐलान कर देंगे, कब कर देंगे, ये किसी को नहीं पता और उसका खामियाजा बीजेपी कैसे उठाएगी ये भी किसी को नहीं पता। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। शिंदे क्या ऐलान कर सकते हैं और उस ऐलान का क्या असर यहाँ बीजेपी पर पड़ेगा, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।